अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त हम मौजूद हैं इसराइली बर्बरियत पर बात करने के लिए। 11 रोज़ा इसराइली बर्बरियत में 232 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 58 स्कूल तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा 900 इमारतें इस बर्बरियत के नतीजे में जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि 80,000 से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं और वफाकी सतह पर इसमें यौम कुदस मनाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ बड़े शहरों में यौम यकजहती फ़लस्तीन के तौर पर रैलियां भी निकाली गई हैं। इस सारी सिचुएशन और इसराइली बर्बरियत पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त कमरुज़्ज़मान साहब। आप पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन में मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं और आप जो है वो 89 से राइटर हैं और मुख्तलिफ़ अखबारों में, मुख्तलिफ़ जराइद में आप जो है वो कॉलम निगारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ख़बरें और उर्दू पॉइंट में आप जो है अपने कॉलम्स आवाम की नज़र कर चुके हैं, जिसे पाकिस्तान के नाज़रीन जो है वो खूब सराहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल। सर, इस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा फ़लस्तीन की सिचुएशन से। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फ़लस्तीन और इसराइल के झगड़े में, इन दो ममालिक का ये जो झगड़ा चल रहा है, ये लड़ाई जो है उम्मत मुसलमा की लड़ाई है या ये दो ममालिक की लड़ाई है? बुनियादी तौर पे ये दो ममालिक की लड़ाई भी नहीं है और ये उम्मत मुसलमान की तो बिल्कुल लड़ाई नहीं है। ये एक साम्राज्यी लड़ाई है और 104 साल पहले से इस लड़ाई का आगाज़ हुआ था। 1917 में नवंबर में जब बरतानवी पार्लियामेंट ने ये फ़ैसला किया कि फ़लस्तीनी आबादी को उनके इलाके से निकाल के वहाँ पे एक नई रियासत, सहूनी बुनियादों पे एक रियासत बनाई जाए, जिसके ज़रिए मशरक़ वस्ता के जो तमाम वसाइल हैं और जो सियासत है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो बुनियादी तौर पे ये साम्राज्यत पे मबनी एक तरीक़ाकार था जिसको राइज किया गया यहाँ पे, और बरतानिया के साथ फिर तमाम बड़ी ताकतों ने इस सारी अमल में उसका साथ दिया। तो ये लड़ाई 104 साल पुरानी है और तब ये सारी मुस्लिम उम्मा मौजूद ही नहीं थी। इसमें ना पाकिस्तान मौजूद था उस वक्त, ना सऊदी अरब मौजूद था, ना लेबनान मौजूद था, ना उर्दन मौजूद था। तो ये तो बाद में इमारतें वजूद में आई हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बेसिकली जो ज़ायनिस्ट हैं, ज़ायनिस्ट जो है इसका वजूद कब से शुरू हुआ? और हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि ये तो मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक में बिखरे हुए थे, ये लोग इकट्ठे क्यों होना शुरू हुए और इन्होंने जो फ़लस्तीन के अंदर एक 1948 में जो रियासत का क़याम किया है वो बेसिकली गासिबाना कब्ज़ा है या क्या है? नाज़रीन को बताइएगा। पहली बात तो ये है कि ये रूमियों के साम्राज्यी अहद में ये पूरी दुनिया में बिखरे, यानी ये इनको तकरीबन 2000 साल पहले ये यहाँ पे रहते थे, बल्कि 2600 साल पहले। और 2600 साल पहले इनका कोई इक़्तिदार नहीं था कि या इनकी कोई रियासत हो यहाँ पे, तो लेकिन ये मौजूद थे बतौर एक कम्युनिटी के। लेकिन जब रोमन एम्पायर अपने अरूज पे थी हज़रत ईसा के बाद, तो इन्होंने कोशिश की वहाँ पे इक़्तिदार हासिल करने के लिए। तो फिर इनकी वहाँ पे बेखनी की गई और इनको वहाँ से भगा दिया गया। ये दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पे रहे। इस एतबार से मैं देखता हूँ कि यहूदियों का एक बहुत लंबा अरसा बहुत एक मज़लूम कौम के तौर पे भी गुज़रा है। ये सहूनियत वाला जो अमल है इसको मैनेज किया गया, फैब्रिकेट किया गया। ये आप क्या कहते हैं कि ये जो इस वक्त मजलूम कौम बन के रही है इतने 2000 साल से, आप इसके पीछे ये एजेंडा नहीं देखते कि ये लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया? एक मज़हब के नाम पर इन्होंने हमेशा एक दहशतगर्द का रूप धारे रखा, जिसमें मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम के दौर में इन लोगों ने हमेशा जो है वो मन्ना सलवा भी उतारा गया और मुख्तलिफ़ चीज़ों से इनको राज़ी करने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये ज़हनी तौर पर एक इंतहा पसंद कौम थी। तो इस हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा मार खाई है। जो तारीख़ है ना जी, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ़ है। अगर हम देखते हैं, अगर मजहबी बुनियादों पे भी हम देखें तो फ़िरौन के दौर में जो बनी इसराइल थी वो उस वक्त ग़ुलामदारी निज़ाम के तहत बहुत ज़्यादा मज़लूम कौम थी, जिस पे तशद्दुद किया जाता था, जिसको ग़ुलाम बना के रखा जाता था, जिनसे बेगार ली जाती थी।
और हज़रत मूसा की जो तहरीक थी बुनियादी तौर पे गुलामदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ थी। आप पूरी मूवमेंट को चेक कर सकते हैं, इस पर बड़े डॉक्यूमेंट्स, किताबें और फिल्में भी मौजूद हैं और हिस्ट्री भी है। लेकिन यहाँ से ये एक सवाल उभरता है कि 2000 साल पुरानी तारीख को उठाकर अगर ये मुसलमानों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, तो मुसलमान तो हस्पानिया से लेकर इंडोनेशिया तक जो है उनकी हुक्मरानी रही है, और वो सबका 500 साल दौर पीछे चले जाएँ तो उनकी हुक्मरानी है यूरोप के ऊपर भी रही है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मुसलमानों की तारीख तो जो है वो पिछले 500 साल है, जबकि इनकी तारीख 2000 साल पुरानी है। तो पाकिस्तान क्या यूरोप के ऊपर हमला शुरू कर दे? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, अगर हम ना पूरी इस हिस्टोरिकल जो मूवमेंट है या पूरा एक एवोल्यूशन है उस पर फोकस करें, तो हर कम्युनिटी जिसको किसी उसकी अपनी जगह से बेदखल किया जाए तो वो उसकी तरफ लौटने का ख्वाहिश रखती है, और ख़ास तौर पे जब उनके मजहबी मकामात भी वहाँ पे मौजूद हों। इतने हक़ को तो तस्लीम हर बंदा करेगा और करना चाहिए कि कोई भी, लेकिन अगर वो ये ख्वाहिश रखे कि वो सिर्फ वही हो और कोई ना हो, और अगर कोई पहले से भी मौजूद हो तो उसको वहाँ से बेदखल कर दिया जाए, तो ये फाशिस्ट तरीक़ाकार है, और ये किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है कि आप फ़लस्तीनियों को, जो वो भी 3-4 हज़ार साल से रह रहे हैं, जब वो मुसलमान नहीं भी थे तब भी फ़लस्तीनी उधर रहते थे, अरब उधर ही रहते थे। आपके ख्याल में ये जो मस्जिद अक्सा को शहीद करके थर्ड टेंपल बनाना चाह रहे हैं, ये इनका जो इक़दाम है इंतहा पसंदाना है, या ये मतलब जस्ट एक नॉर्मल जो एक एक्सरसाइज होती है वैसे है? जी बिल्कुल इंतहा पसंदाना है, और उसका मकसद जी भी ये है कि यहाँ पे प्रोवोक किया जाए। यहाँ पे वो इसको इश्तियाल अंगेज़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि लाजमी बात है, अगर मुसलमानों के एक मुक़द्दस इबादत गाह को गिराया जाएगा तो उसमें एक इश्तियाल पैदा होगा, और यही उनका मकसद है कि इस इश्तियाल के ज़रिए वो फिर वहाँ पे अरबों पे हमला करके उनको बेघर करें और धकेल के बाहर ले जाएं, क्योंकि वो पूरी जो उनकी अपनी इसराइली रियासत है वो कहते हैं कि ये शुरू से थी, ये है, ये रहेगी। और वो कहते हैं कि अरब पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं हैं और नहीं होंगे। तो इसका मतलब है वो तारीख़ को जुटला रहे हैं, और उस जुटलाने के अमल को वो अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए, जबर व तशद्दुद के ज़रिए उसको एक अमली ताबीर देना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पे वो इश्तियाल दिलाना चाहते थे, और उसमें वो कामयाब रहे हैं। इसके बारे में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान होने वाली ये जो लड़ाई है, जिसको हम जुल्म कहेंगे, लड़ाई तो दोनों तरफ से होती है। एक तरफ तो फ़लस्तीनी नहत्ते लोग, और दूसरी तरफ दुनिया का जदीद तरीन असला। इस सारी सिचुएशन में तुर्की और पाकिस्तान के किरदार को किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि बेशर्मी पे मबनी इनका किरदार है, सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान का नहीं बल्कि सऊदी अरब का भी, और तमाम जो वहाँ पे इर्द गिर्द हमसाया ममालिक हैं, मुनाफ़िक़त पे मबनी है। तुर्की के 1948 से इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात हैं। पाकिस्तान भी तिजारत कर रहा है दरपर्दा असले की, और सऊदी अरब ने बहुत लंबे अरसे से एक मुफाहिमाना रवैया इख्तियार किया हुआ है, और यूएई ने उनके साथ सफारती तल्लुकात कायम किए हैं। सूडान के उनके साथ सफारती तल्लुकात हैं, बहरीन के साथ उनके सफारती तल्लुकात हैं। तो ये अपने माली मफादात और ख़ास तौर पे ये अमरीतें हैं, और ये इनको अवाम के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको ये ख़ुद ज़ालिम है, तो जुल्म के ख़िलाफ़ क्या आवाज़ उठाएंगे? ये ओमान में ग्वादर के सामने जो है बहरी बेड़े इन्होंने लगा लिए आके, और पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। तो वो इसीलिए ना कि इनके साथ एक तो जो स्ट्रेटेजिक तल्लुकात बनाए हैं बहरीन के साथ, यूएई के साथ इन्होंने, तो उस बुनियाद पे पहले ये इनको ज़्यादा पैसे खर्च करके अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ता था। वो इजराइली सिक्योरिटी इनको सस्ती पड़ेगी, तो ये एक लंबी प्लानिंग है जिसमें ईरान को घेरना भी मकसद है इनका, और उसमें ये बना रहे थे। लेकिन ये जो तीसरी इंतफादा उठी है, ये जो अभी इन्होंने 2 मई को जो हमला किया और घरों को मसमार करना शुरू किया, जिसके ख़िलाफ़ रद्दअमल पूरी दुनिया में हुआ है, तो उसके बाद इनके लिए अपने अज़ाइम को पूरा करना काफ़ी मुश्किल होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जुम्मे के दिन आज जो है वो जंगबंदी का ऐलान हो चुका है, जिसमें सीज़ फायर का ऐलान किया गया बेसिकली, और इसमें सदर जो बाइडन जो है अमेरिका के, उन्होंने मिस्र की कोशिशों को सराहा है। उन्होंने कहा है कि जी मिस्र की कोशिशों की वजह से ये सब मुमकिन हो सका है। तो इस जंगबंदी के ऐलान को आप मुस्तकिल समझ रहे हैं या आग मज़ीद भड़केगी?
मैं समझता हूँ कि जो बाइडेन का जो रोल है वो मुनाफ़क़त पे और बदमाशी पे और साम्राज्य रौनक पे मबनी है, जिसने कल ही परसों मुआहदा किया $400 मिलियन का इजराइल को वो नया असला दे रहा है। वो एक तरफ नहते लोगों को मार रहा है, वहाँ पे उसने घर गिरा दिए हैं, वहाँ पे पूरी ज़िंदगी तहस नहस कर दी है और उसको नया असला दिया जा रहा है। ये अमन करवाने के लिए किया था। और मिस्र की क्या हैसियत है? ये तमाम जो ममालिक हैं ये इज़राइल से डरते भी हैं और उनके साथ तजारत भी करते हैं, उनके साथ साजबाज भी है। इज़राइल ने अपने मकासद पूरे कर लिए। तजारत तो गालबन पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत सारी प्रोडक्ट इसराइल की आ रही हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप देखते हैं, शिज़ान है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बरास्ता अगर दुबई आ जाएं, सऊदी अरब आ जाएं या किसी और जगह से उनकी प्रोडक्ट आ जाएं तो पाकिस्तान में तिजारत भी हो रही है। हम उनको फ़ायदा तो बहुत पहुंचा रहे हैं और वही मुसलमानों के ऊपर फिर हमलावर हो रहे हैं। देखिए, ये बैकडोर डिप्लोमेसी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसके ज़रिए बाज़ हसास चीज़ें भी यहाँ पे आ रही हैं जो रियासती सतह से आ रही हैं। मतलब एक तजारती सतह पे तो आना और बात है कि रियासत के जो तल्लुकात का पसे पर्दा होना वो खौफनाक बात है। एक तरफ हम उसे तस्लीम नहीं करते और जायज़ तौर पे तस्लीम नहीं करते, दूसरी तरफ हम बहुत सारे जो जासूसी के आलात है वो इज़राइल से ले रहे हैं बदरिया तुर्की। तो ये अब आज के दौर में ये जालसाजियाँ छुपी नहीं रहती, पता चल जाता है सबको। तो ये सारी रियासतों की ये अपने मफादात के गिर्द करते हैं, इनको अवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनके कोई दर्द इनको महसूस होता है। जी, इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास बुलवाया गया, जिसमें इजलास के बुलवाने में शाह महमूद कुरैशी और इसके अलावा सऊदी अरब का एक हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को थोड़ा सा इस काम के लिए मजबूर किया। इसमें जो शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर सामने आई है और एक बेहतरीन मौक़िफ़ अपनाया गया और इसमें पाकिस्तान की जो कौम है वो भी इसको सराह रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की जो पूरी तारीख़ है उसमें मसला फ़लस्तीन पे सबसे अच्छी तकरीर पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान ने की थी और उससे अच्छी तकरीर आज तक नहीं हुई। लेकिन मसला ये तकरीरों का नहीं है, तकरीरी मुकाबलों से इस मसले को हल नहीं किया जा सकता। इस मसले को समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे होगा। मतलब अक़वाम मुत्तहिदा ने आज तक दुनिया में कोई मसला हल नहीं किया। मसला कश्मीर का मसला आपके सामने है, कोसोवो का मसला आपके सामने है, आप कुर्दों का मसला देख लें जो तुर्की की बहुत बड़ी बॉम्बिंग का शिकार मज़लूम एक कौमियत है, और दुनिया के कितने मसाइल हैं। कोई एक मसला आप बताएं। ये ओस्लो का जो मुआहदा था जिसके तहत जो 2 स्टेट थ्योरी को अमली शक्ल दी गई है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का ही एक काम था ना, जिसने खून रेज़ी को जन्म दिया। मतलब आप नक्शे को देखें ज़रा, इज़राइल के नक्शे को देखें, आप गज़ा के नक्शे को देखें। अगर प्रैक्टिकली तौर पर मैं देखना चाहूँ तो पिछले दिनों में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इसमें 20 ममालिक की अफवाज को बनाकर जो है वो एक पावर देकर हमास के साथ फ़लस्तीन में उतारने का एक अंदिया दिया था। इसमें एक तजावीज़ जो है मुस्लिम ममालिक के सामने रखी गई थी और इसी चीज़ को उठाकर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब के दौरान जो है वो एक धमकी आमेज़ लहजे में इसराइलियों को मुखातब करके कहा कि हम अपनी अफवाज को फ़लस्तीन में उतारने जा रहे हैं। तो उसके बारे में प्रैक्टिकली तौर पर एक जो इक़दाम उठाया गया या बयान दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले ना कोई 50 ममालिक या 45 ममालिक मुसलमान ममालिक ने एक फ़ौज बनाई थी, याद होगा आपको जी। और उस फ़ौज का कमांडर भी यहाँ से इंपोर्ट किया गया था। वो फ़ौज किस लिए रखी गई थी? उसने क्या किया है और ये क्या करेंगे? कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। मतलब 1948 में जंग हुई। इसमें आप ये नहीं समझते कि OIC का जो किरदार था, उस किरदार से कुछ मुस्लिम ममालिक मायूस होकर एक आप नया जो है वो सिस्टम लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, मायूस तो आम बंदे हैं, आम लोग हैं। और तुर्की किस मायूसी का शिकार है? जिसके खुद सफारती तल्लुकात इज़राइल के साथ हैं, जिसकी तजारत $2 अरब से ज़्यादा इज़राइल के साथ है। वो तो एक द्रोहगोई कर रहे हैं, वो तो सफारती मक्कारी कर रहे हैं। ये अमली तौर पे ये कोई साथ नहीं है। और हमास, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि हमास के करैक्टर को चेक करने की ज़रूरत है कि हमास ने क्या किया है। हमास ने नेते फ़लस्तीनियों को मरवाया है इस दफ़ा, कि एक सियासी मूवमेंट को उसने एक दहशत गर्दाना शक्ल दे के। मैं यही आपसे सवाल करना चाहूँगा कि हमास जो है 2006 में एक इलेक्टोरल सिस्टम के तहत जो है वहाँ पर फ़लस्तीन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है
और वहाँ से गालिबन वो इलेक्शन जीतते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये एक पॉलिटिकल जो है वो एक सिस्टम के साथ साथ जो है वो एक और भी मिलिटेंट ग्रुप भी मुतारफ़ करवाते हैं। और यही मिलिटेंट ग्रुप जो है, क्या फ़लस्तीन का जो आयन है वो इजाज़त देता है कि आप इलेक्टोरल सिस्टम के तहत इंतखाबात में हिस्सा भी लें और दूसरी तरफ जो है आप मिलिटेंट ग्रुप भी रखें, तो क्या ये आयन इजाज़त देता है? देखिए, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमास बनी कैसे। मसलन हमास, आप किसी चीज़ को आप खुफिया नहीं रख सकते। हमास को मोसाद ने बनाया है और पूरी हिस्ट्री और हर सारी चीज़ें शवाहिद साबित करते हैं कि ये उन्होंने बनाया है ताकि यहाँ पे हमला आवरी का जवाब मिल सके। और ये मौजूदा इक़दामात तो वाज़ेह तौर पे है ना कि अगर ये राकेट हमले, बेज़रर किस्म के राकेट हमले, 1000 राकेट फायर किया, 12 बंदे मरे, 12 में से 3-4 वहाँ पे इसराइली लोगों ने अरबों को मारा, यानी 9 बंदे मरे 1000 मिसाइल से। और दूसरी तरफ उन्होंने जो मिसाइल मारे उससे 250-250 बंदा मर गया, जो ऑन रिकॉर्ड है। और अभी बहुत सारे और लोग हैं जिनकी लिस्टें आएंगी, तबाह हो गई, पता नहीं कितना। तो ये अच्छा, आप देखें ना कितना गैर मौसर है हमास के ये हमले सारे। और उसने इसराइली मकासद को करीब कर दिया, इनखला और करवा दिया, 80,000 लोग वहाँ से निकल गए। मैं आपसे यहाँ से एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया को और यूट्यूब को अगर हम खंगालते थे तो वहाँ पर यही सुनने में आता था कि आज जी हमास ने इतनी तबाही मचा दी, इसराइल में इतनी तबाही। आप समझते हैं कि एक तरफ तो इसराइल ने फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया कैंपेन जो थी उसमें इसराइल के जो तबाही मचा रहा था उस पर पाबंदी लगा देगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वो नाम नहाद जो लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो इसराइल हमास की तबाही का जिक्र कर रहे थे। तो यही तबाही जिसका जिक्र जो है वो करवाना चाह रहे थे बेसिकली, उसी को पाकिस्तान के मुख्तलिफ एंकर्स ने सोशल मीडिया पर जो है बड़े ज़ोर शोर से बयान किया हमास की तबाही को, और हम जो है वो जगहसाई का ये एंकर मेरे ख्याल सबब बने। तो क्या इस पॉलिसी के तहत इसराइल वो कामयाब नहीं हुआ कि सोशल मीडिया पर हमने हमास की तबाही का जिक्र किया कि हमास ने इसराइल को तबाह कर दिया? देखिए, सोशल मीडिया जो यहाँ का है ना वो बिल्कुल एक न्यू बॉर्न है, और सोशल मीडिया वैसे न्यू बॉर्न है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च का कोई अंदाज़ नहीं इख्तियार किया जाता, या कोई लोगों को किताबें पढ़ने और तारीख़ को जांचने का कोई शौक़ नहीं है। यहाँ पे जिस किस्म की उन्होंने फ़िज़ा पैदा की तो लगता था जैसे सुल्तान राय की कोई फ़िल्म हो कि यकायक हमास अब पूरे इज़राइल को तबाह कर देगी। तो मैं समझता हूँ कि सारे मीडिया ने इसमें इसी किस्म का रोल अदा किया। सोशल मीडिया ने ज़्यादा सनसनीखेज़ और गैर हकीकी मनादर पेश किए, लेकिन जो सोशल मीडिया ख़ुद गज़ा से जिसने जन्म लिया उसने बड़े असरात मुरतब किए। ख़ास तौर पे जो लंदन में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए, बड़े बड़े प्रोटेस्ट तो कुफ़ार के ममालिक में हुए, मुसलमान मुल्कों में तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ। और वो सारे उस सोशल मीडिया था जो गज़ा में जिन्होंने वहाँ की तबाही को बराह रास्त दिखाया दुनिया को। तो मैं समझता हूँ ये सबक भी है जो वो लोग अपनी वीडियोस दोबारा चेक करें जिसमें वो तहस नहस कर रहे थे। और तहस नहस कौन हुआ? तहस नहस तो वही बेचारे नहते अरब हुए ना, वही गरीब हुए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। प्री प्लान एजेंडा था इसराइल का और अमेरिका का कि हम इसराइल को तबाह करने की जो तमाम कैंपेन चलवाई जाए और वो उसमें वो कामयाब रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में मैं रूस की पूछना चाहूँगा कि उनका स्टांस कैसा है। मैं देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अब मुसलमानों को सपोर्ट करता हुआ रूस नज़र आ रहा है। इसके अलावा मिस्र के अंदर मुसलमानों को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसराइल के लिए उन्होंने जो है वो धमकी लगाई है रूस ने इसराइल को। तो इस सारी सिचुएशन में जो मुस्लिम ममालिक के पीछे रूस खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है उनमें उसका क्या मफाद नज़र आता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि मुस्लिम ममालिक यहाँ से तो मुस्लिम ममालिक हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन ममालिक में जाके देखें तो उनका करैक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा ही कुछ मुस्लिम ममालिक का जिक्र करते हैं या उम्मा का जिक्र करते हैं। दूसरी तरफ रूस बज़ाते ख़ुद एक साम्राज्य करैक्टर का हामिल मुल्क है, तो वो उनके मफादात हैं, तजारती मफादात हैं, मालियाती मफादात हैं, और फिर एक प्रॉक्सी भी है अमेरिका के साथ। तो वो उस पैराए में इनकी स्ट्रेटजीज़ बनती हैं, हिकमत अमलियाँ बनती हैं कि वो उन्होंने ब्लॉकिंग कैसे करनी है, किस ब्लॉक को अपने करीब करना है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब रूस का करैक्टर अगर हम देखें तो ख़ुद मज़लूम कौमों के लिए कोई इतना आइडियल तो नहीं है कि वो बाकी जगहों पे हमायत के लिए वो निकल आया है।
तो ये इनकी बस सिर्फ अपने मफादात के गिर्द या अपनी प्रॉक्सीज़ के गिर्द हिकमत अमली नज़र आती है मुझे। इसके अलावा आप चाइना को कहाँ देखते हैं कि अगर हम अमेरिका के मुकाबले में एक उभरती हुई ताकत चाइना को देखते हैं, तो अगले कितने साल में आपको महसूस हो रहा है कि ये चाइना के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर आपको खड़े नज़र आएंगे? देखें, हमें थोड़ी सी है ना अपनी गुफ्तगू को बिल्कुल दुरुस्त पैराई में लाने की ज़रूरत है कि चाइना, रूस और अमेरिका तीनों एक ही सिस्टम के तीन ममालिक हैं। उनकी जो बाहमी मुखालफत है वो तजारती मुखालफत है, वो उनके मालियाती मफादात की मुखालफत है, और वो कभी एक दूसरे से ऐसे नहीं लड़ेंगे जैसे हम समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान या फ़लस्तीनी और इजराइली लड़े हैं। तो वो उन्होंने ज़ाहिर है पावर तो अपनी बैलेंस रखनी है, उस हवाले से सारी चीज़ें नज़र आती हैं। कोई अगर एक नंबर पे या दो नंबर पे हैं, लेकिन वो हर जगह पे तो इकट्ठे हैं। मसलन वो मुनाफा और शर्म मुनाफा कमाने के मैदान में इकट्ठे हैं, वो मेहनत के इस्तेसाल में इकट्ठे हैं, वो जो मज़लूमों को दबाने के मामले में इकट्ठे हैं। अब अगयोर जो मुसलमान हैं सिंकियांग में, वहाँ पे चीन क्या कर रहा है? तो आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि अपने मुल्क में तो मुसलमानों को दाढ़ी रखने की या इबादत करने की इजाज़त नहीं है, तो वो फ़लस्तीन के बैतुल कुद्स के लिए वो उस लड़ाई में कूद पड़ेगा? तो ये मेरा ख्याल खाम ख्याली है हमारी। अच्छा, मुसलमानों की तरफ से एक बहुत मैं तो ये कहूँगा कि अच्छा एहतजाज सामने आया है कि फ़ेसबुक के ऊपर जो भी आप अपडेट देते थे इसराइल के बारे में, तो वो फ़ौरन पोस्ट डिलीट कर दी जाती थी। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुसलमानों की तरफ से एहतजाज हुआ, और एहतजाजन जो है वो 5 स्टार जो एक एप्लीकेशन को थे, उसमें से मुसलमानों ने 1 स्टार जो है वो इस एप्लीकेशन को दिया, और इसके अलावा अपना एहतजाज कमेंट की सूरत में भी वहाँ पर जो है वो दिया। और उसमें देखा जाए तो वो 4.5 से जो उनका एक रैंकिंग थी वो 2.4 पे आ गई, और वहाँ से उनको अरबों रुपए का नुकसान हुआ चंद दिनों के अंदर। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एहतजाज ठीक था? मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की चीज़ें असल मौजू की जो हिद्दत और शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन फ़लस्तीनियों के बहने वाले खून का मदावा है ये बात, उनके जो मस्मार हुए घरों का मदावा है, उनकी जो उनको 20% आबादी को सिर्फ बिजली मिल रही थी वो भी ख़त्म हो गई, उनमें बहुत छोटी आबादी को पीने का पानी मिल रहा था वो भी सिस्टम सारा क्लैप्स हो गया, और बेरोज़गारी वहाँ पे 70% बेरोज़गारी थी वो अब कितनी बढ़ जाएगी? 35% लोग जो बिल्कुल गुर्बत की आखिरी लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारे थे, उनकी ज़िंदगी अब कैसे गुजरेगी? तो ये सीरियस और जो प्रैक्टिकल मसाइल हैं उनकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मशरिक़ वस्ता का मसला कैसे हल होगा और क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या हिकमत अमली, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। और ये सारी असल मौजू से डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म के खेल खेले जाते हैं, और इसमें पता नहीं किसका मुफाद है, ये तो टेक्निकल लोग ही समझ सकते हैं। इसके अलावा 2023 में जो खिलाफत उस्मानिया का मामला है, उसमें तुर्की जो है वो क्या सलूक करेगा मिडल ईस्ट में, जिसमें ख़ास तौर पर दुबई है, सऊदी अरब है, इनके साथ क्या सलूक होगा? देखें, तारीख़ ना 5 सेकंड पीछे भी नहीं जा सकती। आज ताकतों का जो तवाज़न है उसको बदलने के लिए आपके पास कुछ ठोस चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, और वो बदकिस्मती से नहीं है, और जब नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी ये रियासतें बेचारी जो अमरीत पे मबनी है, इनके पैसे वैसे ही जो पाँव हैं लरज़ रहे हैं, इनकी टांगें कांप रही हैं, जब भी वहाँ के लोग उठेंगे तो ये नहीं नज़र आएंगे। इसके अलावा मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि मुसलमानों का जो म्यार है वो पूरी दुनिया के सामने है। इस वक्त दगरगूं सूरत हाल है, और बिज़नेस के एतबार से, मौशी एतबार से हम पस्ती का शिकार हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन में एक तरफ जो है वो मगरबी ताकतें हैं, वो मुसलमानों के ऊपर जंग मुसल्लत करने का तो नहीं सोच रही? देखिए, जंग अब करने की क्या ज़रूरत है? आज के दौर में माशी बालादस्ती सारे फ़ैसले करवा देती है। वो कौन सी बात है जो पाकिस्तान से, सऊदी अरब से अमरीकी एम्पीरियलिज़म नहीं मनवा सकता? कोई ऐसा मसला आप मुझे बताएं जहाँ पे ये और इनकी राय हो और आलमी साम्राज्य क़ुव्वतों की और राय हो।
यहाँ पे सारी हिकमत अमली वो वज़ा करते हैं, अमल इन करवाते हैं। ममालिक में अब फिजिकली वो अपना जो है वो आना चाहते हैं, इस बारे में क्या कहें? देखिए, अगर आना चाहें तो रोकने वाला कौन है इधर? मतलब है कि हमें तो कुछ नहीं नज़र आता कि यहाँ पे ख़ुद इतने हालात इस किस्म के हैं कि 70 साल में पाकिस्तान एक कौम नहीं बन सकी, 70 साल में साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं हो सकी, 70 सालों में यहाँ के लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो सके। तो यहाँ पे लोग तो हम बिल्कुल देख सकते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे नई चीज़ें लेके, तो लोग उस तरफ राग़िब हो गए थे। अब भी यहाँ पे यलगार है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अपने लोगों के बुनियादी हकूक़ को सलब करने की तरफ लगे हुए हैं। यहाँ पे ना बोलने की आज़ादी है, ना लिखने की आज़ादी है, और आप लोगों को सोचने नहीं देंगे अगर, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई बड़ी लड़ाई आप लड़ सकें, किसी बड़े चैलेंज को आप लोगों के साथ मिल के उसको फेस कर सकें? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में एक फ्रंट फुट पे खेलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई रोल अदा करने जा रहा है? कर भी लेगा तो क्या क्या करेगा? मसलन हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम क्या बेच सकते हैं, हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? एक जंगो जदल के अलावा हमारे पास क्या चीज़ है? मसलन अगर हमारी कोई तजारत होती है तो उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। अभी हाल ही में इमरान खान ने एक माहिदा साइन किया है पाकिस्तान की लोकल कंपनी के साथ, जिसमें 6 बड़ी कंपनियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी। उनको ये माहिदा दिया, रेगुलेटर का जो मंसूबा था जिसमें 1200 अरब डॉलर के सोने के जो ज़खायर थे उसमें लोकल कंपनी को एक ठेका देने जा रहे हैं। तो उसके बारे में वसाइल तो हैं पाकिस्तान में? नहीं, मुझे इसके नहीं इल्म, और मैं नहीं समझता कि जो आलमी तिजारत है वो इस किस्म के बोगस इक़दामात के ज़रिए आप कोई मुकाबले की जगह बना सकेंगे जब आपके पास कोई चीज़ ही ना पैदा होती हो, जब आप कोई शय एक्सपोर्ट ना करते हो, ना करने के काबिल हों, ना आप बैनुल अक़वामी सतह पे ऐसे बराबरी की सतह पे हों कि जब आप IMF और वर्ल्ड बैंक के पास कशकोल लेके जाते हैं तो उनकी पहली शर्त ये होती है कि इन पैसों से आप कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे जो एक्सपोर्टेबल हो। तो आप पूरे मुआहदे उठा के देख लें, जो 30-32 मुआहदे हैं IMF के साथ, तमाम हुकूमतों के और इसके भी, इमरान खान के भी, वो एक जैसे हैं। मसला आप अपने हाथ पाँव बंधवा लेते हैं, आप माशी तौर पे ग़ुलाम हो के आप सोचें कि आप कोई बड़ा रोल अदा कर देंगे। ये एक सिर्फ ख्वाबो ख्याल की बात है। अगर हमने कुछ करना है तो हमें कुछ बनना पड़ेगा और हमें सोचना चाहिए। 70 साल बहुत होते हैं, हमें कोई आंखें खोलनी चाहिए। हमें इस मुल्क को एक नेशन अगर बनाना है यहाँ के लोगों को, और इसको अगर अज़मत की तरफ लेके जाना है, तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना होगा। हमें ये थियोक्रेटिक बुनियादों पे और प्रोपेगेंडा स्टेट की बुनियाद पे हम लंबा अरसा पूरी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि कमरुज़्ज़मान साहब का एक बेहतरीन सा इंटरव्यू जो उन्होंने आलमी लेवल पर जो है वो मुस्लिम ममालिक की के बारे में अपनी राय का इज़हार किया। इसके बारे में नाजरीन जो देख रहे हैं हमें, वो अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमारी गुफ्तगू जो है वो कहाँ से कमज़ोर थी और कहाँ से ठीक थी। मुस्लिम उम्मा के किरदार के बारे में जो हमने बातें की हैं उसमें जो भी कमी बेशी है वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद अपडेट के लिए, मज़ीद हमारी जो है वो टॉक शोज़ देखने के लिए आप पाक डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यकीनन जो है वो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप बेहतरीन किस्म के तज्ज़िये जो है वो जान सकेंगे। बहुत शुक्रिया।